हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम कवर करेंगे प्रैक्टिस सेट छठा, जिसमें हम एसएसटी के 20 प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपीटीईटी 2025-26 के लिए एसएसटी का छठा प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 1। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस कार्य में निपुण थे? इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए युद्ध कला में, ऑप्शन बी कृषि में, ऑप्शन सी व्यापार में, ऑप्शन डी पशुपालन में। क्वेश्चन 1 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, व्यापार और नगर नियोजन में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नगरों की योजना, नालियों की व्यवस्था और व्यापारिक संबंध उनकी उन्नत शहरी संस्कृति को दर्शाते हैं। और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, व्यापार और नगर नियोजन में ही निपुण थे। जैसे इसमें शहरी नियोजन में व्यवस्थित शहरों का निर्माण और उनमें पक्की ईंटों का उपयोग और जल निकासी प्रणाली भी शामिल थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, उसमें इनकी सबसे जो बड़ी विशेषता थी कि इसमें जो मकान पाए गए थे वो पक्की ईंटों के होते थे, और ये इनकी नगर नियोजन की अपने आप में एक अनूठी व्यवस्था थी, विशेषता थी। और जो जल निकासी प्रणाली थी वो भी अलग थी, विशेष थी। और व्यापारिक वस्तुओं पर मोहर लगाने के लिए मोहरों का भी उपयोग करते थे ये लोग। जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, व्यापार में भी निपुण थे कि और व्यापार के लिए ये लोग मोहरों का उपयोग करते थे। और वे कुशल कारीगर और किसान थे जो विकसित शहरों और उत्कृष्ट शिल्प के लिए जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। धम्म शब्द का प्रयोग किस शासक ने अपने शासन में किया था? इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है ऑप्शन ए अशोक। अशोक ने अपने शिलालेखों में धम्म शब्द का प्रयोग नैतिक आचरण और मानवता के प्रतीक के रूप में किया है। धम्म शब्द का प्रयोग सम्राट अशोक ने अपने राज्य में अपनी नीतियों और नैतिक शिक्षाओं को बताने के लिए किया था, जो कि संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृतिक रूप है। जो धम्म शब्द है वो संस्कृत से लिया गया है, और इसका धर्म शब्द का प्राकृतिक रूप जो है वो धम्म है। और इसका अर्थ कर्तव्य, धार्मिकता और नैतिकता का नियम है। इसने जो अशोक जो था, उसने धर्म शब्द का प्रयोग मानवों में नैतिकता की जागरूकता के लिए किया था, और धार्मिकता और नैतिकता लोगों के प्रति जागरूक हो, इसलिए इसने धम्म शब्द का प्रयोग, जो कि संस्कृत से लिया गया है, का प्रयोग किया था। और यह एक प्राकृत शब्द है जो कि संस्कृत के धर्म शब्द से लिया गया है। अशोक ने अपने धम्म के विचारों को फैलाने के लिए शिलालेखों और स्तंभों का सहारा लिया है, और दूतों को सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका भी भेजा है। और इसने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने जो दूत थे और अपनी बेटी संघमित्रा और अपने पुत्र को भी इसने विदेश भेजा था। जैसे सीरिया में, मिस्र में और श्रीलंका में इसने अपनी बेटी संघमित्रा को भेजा था। यह कोई नया धर्म या राजनीतिक दर्शन नहीं था, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका था, जिसका पालन सभी वर्गों को करना था। जो उसके राज्य में जो भी प्रजा होती थी, उनको सबको इसके नियमों का पालन करना होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए कुमारगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी विक्रमादित्य। तो क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है ऑप्शन ए कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने कराई थी। गुप्त वंश के राजा कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। और प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त ने लगभग 414 से लेकर 455 ईस्वी के बीच में कराई थी, और उन्हें शिलादित्य भी कहा जाता है। जो कुमारगुप्त जो था राजा, जो गुप्त वंश का शासक था कुमारगुप्त, और इन्होंने जो नालंदा विश्वविद्यालय कराया था, ये एक बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। नालंदा जो था वो प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। यहाँ पे बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी, और उनके शासनकाल में एक प्रतिष्ठित मठ की स्थापना हुई थी। कुमारगुप्त ने इस मठ की स्थापना कराई थी।
तो इसके जो संस्थापक थे वो कुमारगुप्त प्रथम थे और कौन सी 5वीं शताब्दी में कराई थी, लगभग 427 ईसा पूर्व में। और जैसे इसकी स्थापना एक बौद्ध मठ के रूप में हुई थी। जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसको एक बौद्ध मठ के रूप में स्थापित किया गया था। और गुप्त वंश के बाद इसके शासकों जैसे हर्षवर्धन जैसे शासक भी इसका समर्थन किया और इसको संरक्षण प्रदान किया था हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1526, ऑप्शन बी 1556, ऑप्शन सी 1761, ऑप्शन डी 1707। क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है ऑप्शन ए 1526। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था। यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। ये भी आपको याद रखना है कि किन के बीच हुआ था। तो ये बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में ये युद्ध हुआ था, पानीपत का पहला युद्ध, जिसमें बाबर विजय प्राप्त की थी बाबर ने और मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। और पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, इसमें पहला युद्ध 1526 में, दूसरा 1556 में और तीसरा 1761 में हुआ था। ये आपको तारीख याद रखनी है तीनों की, 1525, 1556 और 1761। पानीपत के तीनों युद्ध हुए थे और ये सभी युद्ध उत्तर भारत के नियंत्रण के लिए लड़े गए थे। पानीपत का पहला युद्ध जो हुआ था वो 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। तो पहला युद्ध जो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में 1556 में हुआ था और जिससे इसी युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी, या मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। और दूसरा युद्ध जो हुआ था वो 5 नवंबर 1556 को हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसे हेमू बोलते थे, और अकबर के सेना के बीच में हुआ था। दूसरा जो युद्ध हुआ था वो अकबर की सेना और हेमू के बीच में हुआ था। ये भी आपको याद रखना और इस तरह से क्वेश्चन ये पहले के एग्जाम में पूछे भी गए हैं। और तीसरा जो युद्ध हुआ था वो 14 जनवरी 1761 को मराठा साम्राज्य और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। तो ये भी याद रखना है कि मराठा सम्राट और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी यूसुफ मेहर अली। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है ऑप्शन डी यूसुफ मेहर अली। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा जो दिया था वो यूसुफ मेहर अली ने दिया था। और जबकि महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो और मरो का प्रसिद्ध नारा दिया था। करो और मरो का नारा जो दिया था वो महात्मा गांधी ने दिया था। और भारत छोड़ो आंदोलन, यह नारा समाजवादी नेता मुंबई के पूर्व मेयर यूसुफ मेहर अली द्वारा गढ़ा गया था। और उससे पहले उन्होंने साइमन गो बैक का भी नारा दिया था यूसुफ मेहर अली ने। और करो और मरो का नारा जो दिया था वो 8 अगस्त 1942 को जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसमें महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, तटीय मैदान किन के बीच स्थित होते हैं? ऑप्शन ए पर्वत और पठार के बीच, ऑप्शन बी समुद्र और पर्वत के बीच, ऑप्शन सी समुद्र और स्थल भाग के बीच, ऑप्शन डी नदियों और झीलों के बीच। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है ऑप्शन सी समुद्र और स्थल भाग के बीच। समुद्र और स्थल भाग के बीच तटीय मैदान स्थित होते हैं। समुद्र तट से सटी निचली और समतल भूमि होती है। जो समुद्र और जो स्थल भाग होता है उसके बीच में जो घाट पाए जाते हैं, जहाँ पे नदियाँ अपना जो समुद्र का जो अवसाद लहरों के साथ जो जमा होता है जाके उसी से जो तटीय मैदान बनते हैं उसी से उसका निर्माण होता है। या नदियाँ जो अपने साथ अवसाद लेके जाती हैं वो जो समुद्र में गिरने से पहले जमा होता है, या जो समुद्र की लहरों के द्वारा जो भी अवसाद बाहर किनारे पर छोड़ दिए जाते हैं उनसे ही तटीय मैदान का विस्तार होता है। तो ये जो इस तटीय मैदान जो होते हैं वो स्थलखंड और समुद्र के बीच में होते हैं, जैसे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मैदान है वैसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी यमुना। तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है ऑप्शन ए गंगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है और यह उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
इसकी लंबाई भी याद रखनी है क्योंकि ये भी पूछ लिया जाता है पेपर में। इसकी लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर है और ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और इसका जो प्रवाह है वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होकर ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसका जो प्रवाह है वो 5 राज्यों में है। गंगा नदी का जो प्रवाह है वो 5 राज्यों में है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सतरंगी पहाड़ियाँ किस नगर में स्थित हैं? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी तिरुपति, ऑप्शन सी श्रीनगर, ऑप्शन डी जोधपुर। क्वेश्चन 8 का राइट आंसर है ऑप्शन बी तिरुपति। सतरंगी पहाड़ियाँ तिरुमाला भारत के आंध्र प्रदेश में तिरुमाला की पहाड़ियों के चारों ओर शेषाचलम पर्वत की 7 चोटियाँ हैं। जो शेषाचलम जो पर्वत है उसकी चोटियाँ हैं 7, उन्हीं को ही सतरंगी पहाड़ियाँ बोला जाता है। और जिनके नाम हैं जैसे शेषाद्री, नीलाद्री, करुणाद्री, अंजनाद्री, वृषभाद्री, नारायणद्री और वेकटाद्री। तो ये जो सतरंगी पहाड़ियाँ हैं वो तिरुपति माला आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन 9 का राइट आंसर है ऑप्शन ए समानता का अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण से संबंधित है, जिसका अर्थ है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के आगे समान मानने और कानूनों का संरक्षण देने से इनकार नहीं कर सकता। कानून जो अनुच्छेद 14 है उसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता देने का अधिकार देता है। हमारा जो अनुच्छेद 14 है वो कानून के समक्ष हर व्यक्ति को समान मानता है और कानून के समान ही उसको संरक्षण देने की भी बात की गई है। समानता का अधिकार यह मौलिक अधिकारों में से एक है और भारत के सभी व्यक्तियों और गैर नागरिकों पर भी लागू होता है। जो हमारे भारत का नागरिक हो या फिर हमारे भारत का नागरिक ना हो, गैर नागरिक हो, उसको भी ये अधिकार प्राप्त है और ये हमारा मौलिक अधिकार है। जो अनुच्छेद 14 है वो हमारा मौलिक अधिकार है और ये कानून के समक्ष समानता यह सिद्धांत कहता है कि हर व्यक्ति चाहे उसको सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, कानून के सामने समान है और किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग और व्यवसाय के आधार पर उससे विभेद नहीं किया जा सकता। कानून के समान सभी व्यक्ति एक समान होते हैं और उनमें किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जा सकता है। कानून के समान संरक्षण, इसका अर्थ है कि समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी व्यक्ति पर लिंग या भेद या धर्म के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं होगा। कानून सबके लिए समान माना जाएगा और यह अनुच्छेद जाति, धर्म या लिंग, राष्ट्रता के आधार पर भेदभाव को रोकता है, जिससे सभी नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अनुच्छेद 19 किस अधिकार का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 19 में ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन डी मतदान का अधिकार। क्वेश्चन 10 का राइट आंसर है ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में भारतीय संविधान में नागरिकों को प्राप्त 6 स्वतंत्रता के अधिकारों में से संबंधित है। जो अनुच्छेद 19 है उसमें 6 अधिकारों की बात की गई है और यह एक स्वतंत्रता का अधिकार है। जो अनुच्छेद 19 जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार है, उसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता व्यक्तियों को दी गई है। जैसे जिसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कि व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त करने का उसको अधिकार है और शांतिपूर्ण इकट्ठा होने का अधिकार। अगर आप किसी का विरोध कर रहे हो या तो आप शांतिपूर्ण अपना शांतिपूर्ण इकट्ठा हो कर प्रदर्शन कर सकते हो। और संघ बनाने का अधिकार भी है और भारत में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार है। किसी भी राज्य में निवास करने का अधिकार है। कोई भी व्यवसाय करने का भी अधिकार इसमें शामिल है। तो अनुच्छेद जो 19 है उसमें स्वतंत्रता की बात की गई है और उसमें 6 प्रकार की आपको स्वतंत्रता दी गई है। एक तो
अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, जिसमें आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हो। और शांतिपूर्ण इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, कि आप शांतिपूर्ण इकट्ठा होकर बिना किसी हिंसक प्रवृत्ति के और अहिंसक रूप से आप इकट्ठा हो सकते हो। और संघ बनाने की स्वतंत्रता भी है। और भारत के किसी भी भारत के किसी भी राज्य में आप घूम सकते हो और निवास भी कर सकते हो, व्यवसाय भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, अधिकारों की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन ए, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन बी, समान वेतन का अधिकार। ऑप्शन सी, धर्म की स्वतंत्रता। ऑप्शन डी, न्याय का अधिकार। तो क्वेश्चन 11 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, जो यह सुनिश्चित करता है कि किसी व्यक्ति को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। यह अनुच्छेद नागरिकों और विदेशी दोनों के लिए मौलिक अधिकार है। जो अनुच्छेद 21 है वो नागरिकों और विदेशियों को भी दिया गया है, या गैर नागरिकों को भी दिया गया है। इसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को वर्णित किया गया है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या को व्यापक बनाया है, जिसमें कई अधिकार शामिल हैं। अनुच्छेद जो 21 है उसमें कई प्रकार के अधिकारों को शामिल किया गया है, जैसे निजता का अधिकार, कि आपकी प्राइवेसी को कोई भी छीन नहीं सकता, व्यक्ति की जो निजता का हनन नहीं किया जा सकता है। और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी है, व्यक्तियों को स्वच्छ वायु और स्वच्छ जल और इन सब का भी अधिकार है। और निष्पक्ष सुनवाई का भी अधिकार है। मनमाने ढंग से गिरफ्तारी से सुरक्षा, किसी भी गलत तरीके से आपकी अगर किसी दोष में आपको अगर गिरफ्तार किया जाता है तो आप उसको जानने का आपको हक है। और विदेश यात्रा का अधिकार, इस तरह की जो अधिकार हैं वो अनुच्छेद 21 में दिए गए हैं। और अनुच्छेद 21 का ए जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। और इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जो 21 है वो निजता का अधिकार देता है, लेकिन जो अनुच्छेद 21 का ए है उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 21 का जो अगर ए आता है तो उसमें आपको 6 से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया, जिसे 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 21 का ए। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये आपको याद रखना है, ये पहले के एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए, न्याय पाने के अधिकार से। ऑप्शन बी, शिक्षा से। ऑप्शन सी, समानता से। ऑप्शन डी, संपत्ति से। क्वेश्चन 12 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, न्याय पाने के अधिकार से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद जो 32 है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और इसी तरह के ये क्वेश्चन में पेपर में ये क्वेश्चन बनता भी है कि संवैधानिक अधिकारों का उपचार किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 32 से संबंधित है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो नागरिकों को उनके मौलिक कर्तव्यों के उल्लंघन होने पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने और कानूनी उपचार का अधिकार देता है। अगर किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है, उल्लंघन होता है, तो वह अपनी बात हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक अनुच्छेद 32 के तहत वो अपनी अपील दायर कर सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर सकता है अपने अधिकारों को बचाने के लिए। और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। और ये इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय कहा है, तो अनुच्छेद 32 को हृदय और आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अनुच्छेद 51 का ए किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, संघीय ढांचे से। ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार से। ऑप्शन सी, न्यायपालिका से। ऑप्शन डी, नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से। तो क्वेश्चन 13 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का ए भारत के प्रत्येक नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से
संबंधित है। जो हमारा अनुच्छेद 51 का ए है उसमें भारत के नागरिकों के कुछ कर्तव्य भी दिखाए गए हैं। जैसे हमारा आर्टिकल 12 से 36 तक जो हमारे अनुच्छेद दिए गए हैं उसमें भारत के नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं। वैसे ही जो अनुच्छेद 21 का ए है उसमें कुछ नीति निर्देशक जो तत्व हैं उसमें जो भारतीय हैं उनको कुछ मौलिक कर्तव्य भी बताए गए हैं जिनका पालन करना भी ज़रूरी होता है। जैसे भारतीय जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं उसमें उनकी संख्या 10 है। इसमें 10 मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। जैसे संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, देश की संप्रभुता और एकता की रक्षा करना तथा 6 से 14 वर्ष के बच्चों की आयु की शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये भी हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। तो क्वेश्चन 13 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 ए के ये में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? ऑप्शन ए पूंजीवादी, ऑप्शन बी समाजवादी, ऑप्शन सी मिश्रित, ऑप्शन डी साम्यवादी। क्वेश्चन 14 का राइट आंसर है ऑप्शन सी मिश्रित। भारत की अर्थव्यवस्था एक विकासशील और मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व है और यह सेवा क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भर है जो सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज़्यादा योगदान देता है। तो हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारत में योजना का निर्माण कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। क्वेश्चन 15 का राइट आंसर है ऑप्शन बी नीति आयोग। भारत में योजना का निर्माण अब नीति आयोग करता है जो पहले योजना आयोग की जगह आया था। जो नीति आयोग है इसी को पहले योजना आयोग कहा जाता था, या ऐसा भी कह सकते हैं कि जो योजना आयोग जो था उसी को ही नीति आयोग में बदल दिया गया है। तो जो कार्यों का योजनाओं का जो निर्माण होता है वो नीति आयोग के द्वारा होता है और यह एक थिंक टैंक है जो पंचवर्षीय योजनाओं के बजाय एक व्यापक और निरंतर विकासात्मक एजेंडे पर काम करता है जिसमें सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करना शामिल है। जो योजना आयोग है या जिसको नीति आयोग बोलते हैं वही जो कार्यों का जो पंचवर्षीय जो योजनाएं बनती हैं, जो योजनाओं का जो कार्य होता है वो इसी के द्वारा किया जाता है। और योजना आयोग को 14 में भंग कर दिया गया और इसी के स्थान पर जो नीति आयोग का गठन किया गया था। और यह त्वरित विकास, रोजगार सृजन, ऊर्जा क्षमता और शासन जैसे मुद्दों पर केंद्र और राज्यों के साथ मिलकर कार्य करती है। जो नीति आयोग है वो केंद्र और राज्य के बीच समन्वय करके कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भारत की अधिकतर जनसंख्या किस क्षेत्र पर निर्भर है? ऑप्शन ए उद्योग, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी व्यापार, ऑप्शन डी परिवहन। क्वेश्चन 16 का राइट आंसर है ऑप्शन बी कृषि। भारत की अधिकतम जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है जिसमें 50% से अधिक कार्यबल लगा हुआ है और अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और यह प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से जुड़ा है जैसे कृषि, वानिकी और खनन। तो जो हमारी भारत की जो अधिकतर जनसंख्या है वो प्राथमिक कार्य में ही लगी हुई है जैसे कृषि क्षेत्र में, क्योंकि जो भारत जो है वो एक ग्रामीण प्रधान देश है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा गांव में ही लोग निवास करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो कार्यबल है वो कृषि और जो प्राथमिक क्षेत्र होता है जैसे कृषि क्षेत्र हो गया, मत्स्य उत्पादन हो गया, दुग्ध उत्पादन और मत्स्य पालन, इन चीज़ों में ही कार्यबल ज़्यादा कार्यरत है। और प्राथमिक क्षेत्र भारत की लगभग आधी से अधिक कामकाजी आबादी कृषि, वानिकी और मछली पकड़ने और खनन जैसे प्राथमिक क्षेत्रों पर ही निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन इसके ऑप्शन है शिक्षा, ऑप्शन बी आय और उपभोग, ऑप्शन सी रोजगार, ऑप्शन डी जनसंख्या। क्वेश्चन 17 का राइट आंसर है ऑप्शन बी आय और उपभोग। जो गरीबी रेखा का निर्धारण होता है वो आय और उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय और उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण मुख्य रूप से प्रति व्यक्ति आय जो प्रति व्यक्ति की जो आय होती है और जो उसका उपभोग व्यय होता है
उसके आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है, जिसमें व्यक्ति की बुनियादी ज़रूरतों जैसे भोजन हो गया, कपड़े हो गए, शिक्षा हो गई और चिकित्सा, जो इसमें व्यक्ति की जो ज़रूरतमंद चीज़ें होती हैं, जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं, जैसे भोजन, कपड़ा और शिक्षा होती हैं, उनको पूरा करने के लिए और जो न्यूनतम आय या व्यय शामिल होता है, उसके आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है। जैसे राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय इन आंकड़ों का सर्वेक्षण करता है और ये जो संस्था है इसके द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, जिसको NSSO बोलते हैं, NSSO। और योजना आयोग और संबंधित मंत्रालय इसका उपयोग गरीबी रेखा निर्धारण के लिए करते हैं। और इसके जो मुख्य आधार हैं जो गरीबी रेखा का जो निर्धारित करते हैं, उसमें कैलोरी सेवन, जैसे जो प्रति व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति कैलोरी कितनी होनी चाहिए और शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति कैलोरी कितनी होनी चाहिए, उस हिसाब से भी होता है। जैसे है गरीबी रेखा निर्धारण का ऐतिहासिक और प्रमुख आधार रहा है ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र का जो व्यक्ति होता है उसका कार्यबल कृषि क्षेत्र में या प्राथमिक क्षेत्र में होने के कारण उनको अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो उनका जो कैलोरी प्रति व्यक्ति कैलोरी की जो आवश्यकता है वो 2400 कैलोरी है और शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति है। और यह न्यूनतम आवश्यकता और न्यूनतम उपभोग व्यय कैलोरी के अलावा वस्त्र हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया और अन्य बुनियादी वस्तुओं पर होने वाले न्यूनतम खर्च को भी शामिल किया गया है। तो गरीबी की रेखा के निर्धारण के लिए जो प्रति व्यक्ति की जो आय है और उसका जो उपभोग व्यय है उसके आधार पर ही गरीबी उसका निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी कैनरा बैंक। क्वेश्चन 18 का राइट आंसर है ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक। भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है जो देश की मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है, भारतीय रुपये को जारी करता है और भारतीय बैंकिंग प्रणाली को विनियमित करता है। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है कि इसकी डेट भी पूछ सकता है कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को। और इसको किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया, तो अधिनियम 1934 के तहत इसकी स्थापना की गई थी RBI की। और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। रिजर्व बैंक ऑफ जो इंडिया है उसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। GDP का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन बी जनरल डेवलपमेंट प्लान, ऑप्शन सी ग्रॉस डोमेस्टिक पॉलिसी, ऑप्शन डी गवर्नमेंट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन 19 का राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GDP का पूर्ण रूप होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद। यह एक निश्चित समय सीमा के भीतर किसी देश की सीमाओं में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को मापता है और किसी देश की आर्थिक गतिविधि का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। GDP का मतलब सकल घरेलू उत्पाद का मतलब होता है जो हमारी भारतीय सीमा या हमारे देश की सीमा के भीतर रहकर जो भी वस्तुएं या जिनका उत्पादन होता है, वस्तुएं हो गई या सेवाएं हो गई, तो जिनको हमारी सीमा के भीतर जिनको उत्पादित किया जाता है या जो सेवाएं दी जाती हैं और उनसे जो आय आती है उसको ही सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं, कहते हैं। जैसे इसमें सकल का इसका मतलब हुआ कुल, संपूर्ण, और घरेलू का मतलब हो गया इसका अर्थ देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर जो हमारी भौगोलिक सीमा के अंदर जो भी चीज़ें बनती हैं या जो भी सेवाएं प्रदान की जाती हैं और उन सभी वस्तुओं सेवाओं से संबंधित जो देश में बनाई जाती हैं। और इनका माप जो GDP होती है वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य को आंकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो क्वेश्चन 19 का राइट आंसर है ऑप्शन ए सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग वन क्षेत्र है? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 21%, ऑप्शन सी 33%, ऑप्शन डी 50%। क्वेश्चन 20 का राइट आंसर है ऑप्शन बी
21%। तो भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र जो है वो 21% है। और भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 25% भाग वनों और वृक्षों से ढका हुआ है। अगर जैसे पूरा कुल भौगोलिक क्षेत्र का अगर वन और वृक्षारोपण दोनों पूछा जाता है तो उसकी संख्या है 25.17%। 25% जो वनारक्षण और वृक्षारोपण और वन जो है उन दोनों को मिला के 25% है। लेकिन अगर इसका जो वन क्षेत्र पूछा जाता है तो वो 21% है। और यह जो है भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो डाटा जो दिया गया है वो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो 2023 की है उसके अनुसार जो वन आवरण है जो भारत में वो 21% है। और दोनों का जो वन और वृक्षों को मिला के जो आवरण है वो 25% है। ये आपको याद रखना है। अगर सिर्फ वन का पूछा जाता है तो 21% हो गया, और अगर वनों और वृक्षों दोनों को मिला के पूछा जाता है तो 25% हो गया। और इसमें 3% वृक्ष आवरण है, 21% वन आवरण है और 3.41% वृक्ष आवरण है। तो कुल वन जो आवरण और वृक्ष आवरण है उसका तो 25% हो गया, और वन आवरण अगर सिर्फ पूछता है तो 21.71% हो गया, और वृक्ष आवरण 3.41% हो गया है। और जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार ये डाटा दिया गया है। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन। मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। ऐसे ही यूज़फुल वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।